सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप। मैं नीरू रौतेला, आपकी हिंदी अध्यापिका, जिसके साथ आज आप कौन सा पाठ पढ़ने वाले हैं। हाँ जी, आज हम पढ़ेंगे साहित्य का पाठ 16, एक सुनहली किरण। ये एक कविता है जिसकी कवयित्री कौन है, जिसकी कवयित्री है कीर्ति चौधरी। तो कीर्ति चौधरी की ये जो कविता है एक सुनहली किरण, इस कविता में कवयित्री हम सबको ये समझाना चाहती हैं कि उच्च वर्ग के जो लोग हैं, साधन संपन्न जो लोग हैं, उन्हें गरीबों की, वंचितों की, शोषितों की, जिनका शोषण हो रहा है, जो वंचित वर्ग है, उसकी सहायता करनी चाहिए। नहीं तो अगर हम उच्च वर्ग के लोग है ना, जो मध्यम वर्ग के लोग, अगर वो समाज के निम्न वर्ग के लोगों की सहायता नहीं करेंगे तो दोनों के बीच में संघर्ष बढ़ता जाएगा, है ना। अमीर वर्ग और जो गरीब वर्ग है, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में हमेशा संघर्ष रहता है, हमेशा मनमुटाव रहता है। अगर हमें इस मनमुटाव को खत्म करना है तो उसका एक ही तरीका है, क्या? उनकी सहायता करो, गरीबों की सहायता करो, तन मन धन जैसे भी आप कर सकते हैं उनकी मदद करें। यही इस कविता में कवयित्री कीर्ति चौधरी हमें समझाना चाहती हैं। तो कविता की एक एक पंक्ति को पढ़ते हैं, फिर उसकी व्याख्या करते हैं। तो देखिए, कविता की पंक्ति है, एक सुनहली किरण उसे भी दे दो, भटक रहा जो अंधियाली के वन में, लेकिन जिसके मन में अभी शेष है चलने की अभिलाषा, एक सुनहली किरण उसे भी दे दो। अब इस पंक्ति में देखिए क्या लिखा है, एक सुनहली किरण उसे भी दे दो। उसे किसे? उसे किसे? गरीब को, वंचित को, जो समाज का शोषित वर्ग है, उसे भी दे दो। क्या दे दो? गरीब व्यक्ति को क्या चाहिए? एक सुनहली किरण। तो सुनहली मतलब सुनहरी, चमकती हुई किरण। सुनहली किरण में हम क्या कह सकते हैं? ये आशा की किरण भी हो सकती है, उम्मीदों की किरण, है ना। आप उसकी धन दौलत देकर जिस भी तरीके से उसकी सहायता करो, उसके जीवन को सुंदर बना सको, उसके जीवन को सुंदर बनाओ। तो एक सुनहली किरण उसे भी दे दो, उसे भी, उस गरीब व्यक्ति को भी साधन दो, उस गरीब व्यक्ति को भी धन दौलत, आशा की, उम्मीदों की किरण दे दो। भटक रहा जो अंधियाली के वन में, जो कहाँ पे भटक रहा है? कहाँ भटक रहा है? भटकना मतलब एक तरीके से वो रास्ता भूल चुका है ना। भटक रहा है, उसको जीवन का कोई रास्ता, उसका जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है, वो भटक रहा है। कहाँ पे बन रहा है? अंधियाली के वन में, अंधेरे के वन में, अंधेरे के जंगल में, यानी कि निराशा में जो खोया हुआ है, उसे भी आशा की किरण दे दो। ठीक, लेकिन जिसके मन में, वो अंधियारी के वन में तो भटक रहा है, अंधेरे वन में, निराशा के वन में तो भटक रहा है, लेकिन जिसके मन में अभी शेष है, अभी भी बची हुई है, शेष है, अभी भी बची हुई है। क्या बची हुई है? अभी शेष है चलने की अभिलाषा। वो अभी भी चलना चाहता है, वो आगे बढ़ना चाहता है, जीवन में कुछ करना चाहता है। तो जिन लोगों के मन में कुछ करने की उम्मीद है ना, जिन कुछ करने की इच्छा है, तो आप किसी भी तरीके से, साधन संपन्न जो लोग हैं, वो जिस भी तरह से उसकी सहायता कर सके, उन्हें उनकी सहायता करनी चाहिए, उनका हाथ पकड़कर उन्हें आगे बढ़ा देना चाहिए, ना कि धक्का देके और पीछे कर देना चाहिए। ठीक है, उनकी सहायता करनी चाहिए। एक सुनहली किरण उसे भी दे दो। कवयित्री फिर विनती कर रही है कि एक सुनहली किरण उसे भी दे दो। आगे है, मौन कर्म में निरत, बद्ध पिंजर में व्याकुल, भूल गया जो दुख जतलाने वाली भाषा, उसको भी वाणी के कुछ क्षण दे दो। अब यहाँ क्या कह रही है? यहाँ कह रहे हैं कि जो निराशा के मन में भटक रहा है, जो दलित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, मौन कर्म में निरत, वो पिछड़ा तो जरूर है, लेकिन साथ ही में वो मौन है, वो मौन हो गया है। मौन मतलब खामोश, वो अपना दुख दर्द किसी को बता नहीं पा रहा। कभी कभी हमारे अंदर क्या होता है, इतना ज्यादा दुख आ जाता है ना, हम निराशा में इतना डूब जाते हैं कि हम अपने मन की बात किसी को नहीं बता पाते। तो जो गरीब वर्ग है, ये भी मौन हो चुका है, खामोश हो चुका है, लेकिन कर्म में निरत। मगर कर्म में निरत मतलब डूबा हुआ है, काम करना उसने बंद नहीं कर दिया। अभी तो शेष है ना अभिलाषा कुछ करने की, हिम्मत नहीं हारी उसने,
लेकिन अपने मन का वो दुख किसी को नहीं बता पा रहा, क्योंकि उसे पता है कि कोई उसका समाधान करने वाला ही नहीं है। तो मौन कर्म में निरत, वो खामोश है, चुप्पी साध ली है उसने, मगर वो अपने काम में डूबा हुआ है। बद्ध पिंजर में व्याकुल, वो एक पिंजरे में कैद है, गुलामी के पिंजरे में, गरीबी के पिंजरे में, आप कैसा भी कह सकते हैं, है ना। तो बंद पिंजर में व्याकुल, वो व्याकुल है, बेचैन है, भूल गया जो दुख जतलाने वाली भाषा, वो भूल ही गया है अपना दुख बताने की, उसके पास शब्द ही नहीं है ना। तो वो अपना दुख बताने, जतला ही नहीं पा रहा, बता ही नहीं पा रहा अपने दुख को। उसको भी वाणी के कुछ क्षण दे दो, कुछ पल दे दो, ज्यादा नहीं आप उसकी सहायता कर सकते तो कुछ क्षण तो दो, कुछ पल तो दो कि वो अपने मन की भी बात कह सके। आपकी क्लास में भी कई बार ऐसा होता है ना, कोई बच्चा है, आपका दोस्त है, चुपचाप हो गया है, कोई दुख है उसको, वो बता नहीं पा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? उसे अकेला उसी के हाल पे छोड़ देना चाहिए। हाँ, कि चलो कोई बात नहीं, नहीं बोल रहा तो ना बोले, 2 दिन 4 दिन कब तक नहीं बोलेगा, छोड़ दो उसके हाल पर। या फिर आपको प्यार से उसे सहारा देना चाहिए, उसको अपने साथ मिक्स करना चाहिए, अपने साथ बिठाओ, अपने साथ खिलाओ, उसकी मन की बात को जानने की कोशिश करो, उसको इतना अच्छा अपना मित्र बना दो कि उसके मन में जो कुछ भी है, जो भी दुख उसके मन में है, वो सब आपको बता दे, है ना। तो यही कवियत्री कह रही है कि जो अपना दुख बताना भूल चुके हैं, जो दलित वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो निराश हो चुके हैं, जीवन से हताश हो चुके हैं, उन लोगों को वाणी के कुछ क्षण दे दो, कुछ पल दे दो कि वो अपने मन की बात आप लोगों को बता सकें। क्योंकि जब मन की बात आपको बताएंगे तभी तो उसका हल होगा, तभी तो समाधान होगा, तभी तो समस्या सुलझेगी। ठीक, फिर आगे कहते हैं, तुम जो सजा रहे हो ऊंची फुनगी पर के उद्धर्व मुखी, नव पल्लव पर आभा की किरणें। तुम जो जगा रहे हो दल के दल कमलों की आंखों के सब सोए सपने। तुम जो बिखराते हो भू पर राशि राशि सोना, पथ को उद्भासित करने एक किरण से, सिर्फ एक किरण से उसका भी माथा उद्भासित कर दो। अब देखिए क्या कह रही है कवित्री। कवित्री कह रही है, तुम जो सजा रहे हो, तुम कौन? तुम कौन? साधन संपन्न लोग जिनके पास सब कुछ है, धन दौलत मान प्रतिष्ठा सब कुछ है। तो तुम जो सजा रहे हो ऊंची फुनगी, फुनगी मतलब टहनी, ऊंची, सबसे ऊंची जो टहनी है, पर के उद्धर्व मुखी, उद्धर्व मुखी होता है ऊपर की ओर देखता हुआ, उद्धर्व मुखी नव पल्लव, जो नए नए पत्ते हैं, पल्लव मतलब पत्ते, पर आभा की किरणें। देखिए अगर मैं एक ऐसा करूं, ये एक सूरज हो गया, हाँ, ये पेड़, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो ये पेड़ हो गया आपका। अब देखो सूरज कौन हुआ? साधन संपन्न लोग। अब सूरज की किरणें आपने देखा होगा, ये ऊपर ऊपर वाले पत्तों पे पड़ रही हैं, ठीक है, ज्यादा रोशनी कहाँ आ रही है? ऊपर ऊपर के पत्तों की। और जो नीचे वाले पत्ते हैं वो बेचारे, उन तक सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं पा रही। पहुंच रही है? आपने अगर ड्राइंग भी करते हैं, आप देखते हैं ना, सूरज की रोशनी सिर्फ ऊपर ऊपर तक है, जो नीचे के पत्ते हैं वो अंधेरे में भटक रहे हैं। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि जो ऊपर की फुनगी पर, ऊपर की टहनी पर जो पत्ते हैं, तुम सिर्फ उन्हीं को सजा रहे हो, तुम सिर्फ उन्हीं पर अपनी रोशनी बिखेर रहे हो। कौन? ये जो सूरज की जो किरणें हैं, यानी कि साधन संपन्न लोग जो मदद कर रहे हैं, वो केवल ऊपर ऊपर वाले पत्तों की मदद कर रहे हैं। जो नीचे के दबे कुचले वर्ग के लोग हैं, उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं है। तो हमें क्या करना है? आपने देखा होगा ना, अमीर लोग हैं, दान किसको देते हैं? किसको दान देते हैं? जिसके पास ऑलरेडी सब कुछ है, जिसके पास पहले से ही भगवान का दिया सब है, उसी को बांट रहे हैं, सिर्फ दिखावा करने के लिए। मंदिरों में दान पेटी कर रहे हैं, भगवान के पास, पंडितों के पास सब कुछ है, फिर वहां दान करने का क्या फायदा? जिसके पास पहले ही सब कुछ है उसको देने का कोई अर्थ नहीं है। जो नीचे का वर्ग है, जो दबा कुचला वर्ग है, जहां पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है, वहां पे सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पा रही है, तो क्या होना चाहिए? सूरज की रोशनी नीचे के दबे कुचले वर्ग तक पहुंचनी चाहिए। अमीर लोगों को, सूरज किसका प्रतीक हुआ? अमीर लोगों का, उच्च वर्ग के लोगों का। तो उच्च वर्ग के लोगों को दबे कुचले लोगों की सहायता करनी चाहिए। तो यहाँ देखिए कह रहे, तुम जो सजा रहे हो
ऊंची फुनगी पर के उद्धर्वमुखी नव पल्लव पर आभा की किरणें। आभा मतलब रोशनी। तुम ऊपर के जो पहले से ही प्रतिष्ठित है, जो पहले से ही जिसके पास सब कुछ है, उसी की सहायता मत करो। जिसके पास सूरज की किरणें यानी कि धन दौलत पहले से ही है, केवल उसी पर आभा की किरणें मत डालो। तुम जो जगा रहे हो दल के दल कमलों की आंखों के सब सोए सपने। तुम किनके सोए सपने जगा रहे हो? दल की दल कमलों की आंखों के सब सोए सपने। कि जो कमल की आंखों की, यानी कि यहाँ पे कमल का फूल भी एक किसका प्रतीक हो सकता है? किसका? जिसके पास सब कुछ है। यानी कि उन लोगों की आप सहायता कर रहे हो, उनके सोए सपने को जगा रहे हो जिनके पास सब कुछ है। लेकिन जिसके कुछ भी सपने पूरे नहीं हुए, उनकी आप कोई सहायता नहीं कर रहे। यहाँ देखिए क्या कहते हैं, तुम जो बिखराते हो भू पर राशि राशि सोना। तुम जो धरती पर बिखेर रहे हो राशि राशि, राशि मतलब ढेर सारा, बहुत सारा सोना। सोना बिखेर रहे हो यानी कि तुम बहा रहे हो, पानी की तरह बहा रहे हो सोने को, खूब खर्च कर रहे हो, लाखों का दान दे रहे हो, ठीक है। धरती पर बिखेर रहे हो सोना, पथ को उद्भासित करने एक किरण से। लेकिन सिर्फ एक किरण से किसके रास्ते को उद्भासित करना है? किसके रास्ते को चमकाना है? उसका भी माथा उद्भासित कर दो। उसका मतलब गरीब व्यक्ति का भी माथा, उसकी भी किस्मत को उद्भासित करना, चमकाना, उसको, उसके भी माथे को उद्भासित कर दो। ये कह रही है कवित्री। यानी कि कवित्री इस पैराग्राफ में क्या कह रही है, इस पद में क्या कह रही है कि उच्च वर्ग के लोग, केवल साधन संपन्न जो लोग हैं, केवल उनकी ही सहायता ना करें, बल्कि जो दबे कुचले वर्ग के लोग हैं, जिनके सब सपने सोए हुए हैं, उनकी भी सहायता करें, उनकी भी किस्मत को बदले। चाहे एक ही किरण हो, चाहे थोड़ी सी ही सहायता हो, मगर उनकी सहायता करें। आखिरी में कहते हैं, एक स्वप्न उसके भी सोए मन में। सोए मन, किसका मन सोया हुआ है? दलित वर्ग का, निम्न वर्ग का जो मन सोया हुआ है। सोया हुआ है मतलब उसमें कोई सपना नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा की किरण नहीं है। उसके सोए मन में जागृत कर दो। उसके मन में भी, सोए हुए मन में भी सपने जगा दो कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम आगे बढ़ सकते हो, तुम जीवन में कुछ कर सकते हो। उसको भी निराशा से बाहर निकाल लाओ। उसका भी जो हताश हो गया है जो जीवन से, उसको भी उम्मीद की किरण दे दो। एक सुनहली किरण उसे भी दे दो। एक चमकती हुई सी किरण, एक उम्मीदों की किरण उस गरीब को भी दे दो। तो यही कविता है कीर्ति चौधरी की, कवित्री हमारी, जिन्होंने क्या बताया कि उच्च वर्ग के लोगों को निम्न वर्ग के लोगों की हर तरह से सहायता करनी चाहिए। केवल जो साधन संपन्न लोग हैं, केवल उन्हीं की सहायता नहीं करनी चाहिए, दिखावे के लिए दान नहीं करना चाहिए, मगर मजबूर और निराश लोगों की सहायता करनी चाहिए। तभी इस धरती को स्वर्ग बनाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक, तो ये हमारी कविता है। कोई भी पंक्ति आपको नहीं समझ आई हो तो वीडियो को दोबारा देखना। अब देख लेते हैं आपका गृह कार्य, क्या करना है आपने। तो देखिए क्या है आपका गृह कार्य। लघु प्रश्न, जैसा कि हम 5 प्रश्न करते हैं, आप ही की किताब के 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, कवित्री किसे एक सुनहली किरण देने के लिए कह रही है और क्यों? तो कवित्री किसे कह रही है सुनहली किरण देने के लिए? गरीबों को, वंचितों को, शोषित वर्ग को, दलित वर्ग को, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको। और क्यों कह रही है? क्योंकि अगर उन लोगों की सहायता नहीं की गई, अगर उनकी सहायता नहीं की गई तो वो वैसे ही रह जाएंगे, पिछड़े वर्ग के ही रह जाएंगे, और समाज में असमानता व्याप्त हो जाएगी। असमानता व्याप्त होगी तो असंतोष व्याप्त हो जाएगा, लड़ाई झगड़े होंगे, संघर्ष होगा। तो अगर हमें इस स्थिति से बचना है और धरती को स्वर्ग बनाना है तो अमीरों को गरीबों की सहायता करनी होगी। फिर दूसरा प्रश्न है, जो दुख जतलाने वाली भाषा भूल गया है उसे याद करते हुए आपके मन में कैसा चित्र उभरता है? तो जो मनुष्य अपने मन की बात दूसरे को नहीं बता पाता, अपना दुख प्रकट नहीं कर पाता, उस व्यक्ति को याद करते हुए हमारे मन में ये चित्र उभरता है कि वह व्यक्ति बहुत निराश होगा, है ना, उदासी छाई होगी, वो समाज के साथ मिलकर नहीं चलेगा, वो सबसे अलग हटकर अपना जीवन व्याप्त करेगा। एक ऐसा ही चित्र उभरता है ना, ऐसे ही व्यक्ति का जो उदास है, निराश है, हताश है। फिर तीसरा प्रश्न, वाणी के कुछ क्षण देने से क्या आशय है? तो वाणी के कुछ क्षण दे दो। तो वाणी के कुछ क्षण देने का अर्थ है कि जो लोग समाज के अन्य लोगों के साथ अपने मन की बात नहीं
कर पाते, अपना दुख प्रकट नहीं कर पाते। उनके जीवन में इतना दुख है कि वो इतने निराश हैं, इतने हताश हैं कि उन्होंने अपने मन की बात दूसरों को बताना बंद कर दिया है। उन्हें भी बोलने का मौका दो, कुछ क्षण दो, ज्यादा नहीं तो कुछ क्षण दो, उनकी भी सहायता करो, उन्हें बोलने का मौका दो। चौथा प्रश्न है, संपन्न वर्ग के लोग अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं? तो संपन्न वर्ग के लोग समाज की सारे जितने भी साधन हैं उनका उपभोग स्वयं कर रहे हैं, चीजों को अपने लिए इकट्ठा कर रहे हैं, है ना, स्वार्थी जीवन जी रहे हैं, गरीबों की सहायता नहीं कर रहे हैं, केवल दिखावा वाली जिंदगी जी रहे हैं। तो सारी सुख सुविधाओं को, सारी धन दौलत को केवल और केवल अपने लिए ही बटोरने में लगे हैं। फिर समाज के वंचित वर्ग के सोए हुए मन से कवयित्री का क्या अभिप्राय है? सोए हुए मन का क्या मतलब है? सोए हुए मन का, जो वंचित वर्ग है, वंचित मतलब जिसके पास कोई सुख सुविधा नहीं है, तो जो समाज का वंचित वर्ग है उसका मन सोया हुआ है, अर्थात उसके मन में आशा और उम्मीद की कोई किरण शेष नहीं है, कोई भी किरण उसमें बची हुई नहीं है, वो उदास है। तो उनमें कैसे स्वप्न जागृत करने की आवश्यकता है, कैसे सपने जगाने चाहिए हमें उनके मन में, आशा के, उम्मीदों के, है ना, कि जीवन में सफलता प्राप्ति के सपने जगाने चाहिए कि तुम भी जीवन में अवश्य सफलता प्राप्त कर सकते हो, पिछड़े वर्ग से तुम भी जो उच्च वर्ग है उसमें शामिल हो सकते हो, ऐसे सपने जगाने की आवश्यकता है। तो ये किताब के 5 प्रश्न है, आपके लघु प्रश्न। अब बात करते हैं आपके दीर्घ प्रश्न की। तो दीर्घ प्रश्न बेटा आशय स्पष्ट करो है, आशय स्पष्ट करो, ये पंक्तियां दी हुई हैं, मौन कर्म में निरत, ये किताब की ही पंक्तियां हैं, प्रश्न 2 दिया है। मैंने अभी पूरी कविता समझाई है, आपको इन चारों पंक्तियों का अर्थ अपने शब्दों में लिखना है। ठीक, आप शुरू कैसे करेंगे आशय स्पष्ट करो में कि प्रस्तुत पंक्तियां एक सुनहली किरण कविता से ली गई है, जिसमें कवयित्री कीर्ति चौधरी यह बताना चाहती हैं कि पे छोटी ई की मात्रा, और फिर इन चारों पंक्तियों का अर्थ आप अपने शब्दों में लिखेंगे। फिर दूसरा दीर्घ प्रश्न 2 करते हैं ना, दीर्घ प्रश्न, पहला आशय स्पष्ट हो गया, और दूसरा प्रश्न चित्र वर्णन कीजिए। चित्र वर्णन है, आपके सिलेबस में चित्र वर्णन आ रहा है। चित्र वर्णन, पिक्चर कॉम्पोजिशन, आपको आप पहले भी करते हुए आई हैं। एक पिक्चर आपको दिखाई जाती है ना, और उस पिक्चर को, उस चित्र को देखकर आपके मन में क्या भाव उभरते हैं, ठीक है, क्या भाव आते हैं, उन्हीं को लिखना, ठीक है, उन्हें अपने शब्दों में लिखना चित्र वर्णन कहलाता है। इसमें चित्र वर्णन में केवल 2 चीजें एग्जामिनर जो होता है, परीक्षक जो होता है, वो ऑब्जर्व करता है। एक तो आपकी ऑब्जर्वेशन, आपका अवलोकन, कि आपकी अवलोकन क्षमता कैसी है, चित्र को देखकर आपके मन में कैसे विचार उभरते हैं। तो कभी भी इसमें नकारात्मक विचार नहीं लिखने चाहिए, चित्र वर्णन हमेशा पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक होना चाहिए। ठीक है, तो अच्छी सोच, आपकी सोच देखी जाती है कि आपकी सोच कैसी है। ठीक है, तो पॉजिटिव लिखेंगे उसके बारे में। और दूसरा, आपकी भाषा कैसी है, लिखने की जो भाषा है वो रोचक होनी चाहिए, सरल वाक्य होने चाहिए, बहुत लंबा नहीं लिखना, शब्द सीमा को ध्यान रख के। सबसे बड़ी बात, अनुच्छेद में लिखना चाहिए। बहुत से बच्चे पॉइंट्स में लिख देते हैं 1 2 3 4, ऐसा नहीं लिखना चाहिए, अनुच्छेद में लिखना चाहिए। जो चित्र वर्णन करते वक्त आप क्या ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद लिखेंगे, शब्द सीमा का ध्यान रखेंगे और आपकी सोच को सकारात्मक बनाएंगे। तो ये चित्र, 2 चित्र दिए हैं इस कविता में। एक तो 132 पेज पर ये वाला चित्र दिया हुआ है, ऐसा करके सूरज है, पेड़ पौधे हैं, है ना, और एक 136 पेज पर मजदूर का एक चित्र है। तो इसके बारे में, चित्र के बारे में ऐसे ही आप कॉपी में बना लेंगे या फोटोकॉपी करा के पेस्ट कर लेंगे, और नीचे उसके बारे में एक अनुच्छेद लिखेंगे कि यह एक प्राकृतिक दृश्य है, प्रकृति का दृश्य है, सूरज अपनी किरणें चारों ओर बिखेर रहा है, बहुत ही सुंदर दृश्य है। जिस प्रकार सूरज अपनी किरणों से वातावरण को सुंदर बना रहा है, उसी प्रकार मनुष्य को भी दूसरों के जीवन में खुशियां बिखेरनी चाहिए, उनके जीवन को भी सुखमय बनाना चाहिए। इस तरीके से ज्यादा ना लिखते हुए कम शब्दों में अपनी ज्यादा बात कहनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा प्रश्न, चित्र वर्णन भी आपका हो गया। अब मिलेंगे अपने अगले पार्ट में।